सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ बिट्टू। और आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो कि तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। अ ग्रेट एम्पायर विच वॉज स्प्रेड ओवर द थ्री कॉन्टिनेंट्स विच वॉज अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट मीन्स द मिडिल ईस्ट एशिया and the Europe. It was such a great empire which covers the whole Mediterranean Sea. और वो जो साम्राज्य था वो था रोमन एम्पायर। दोस्तों, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के सदी में जीता, अगर वो अभी भी मतलब उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो उस टाइम के मुकाबले उसका जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका जो संस्कृति, उसका उस टाइम का जो कल्चर है, वो आज के कल्चर इतना मेल खाता है। सो आज हम लोग उसी साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। सो जो रोमन एम्पायर था, इसको हम लोग 1 सेंचुरी से लेकर के 7 सेंचुरी के बीच में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसी के बीच में इसका एक्सटेंड रहा था। और इसका इतना बड़ा कम्युनिटी था, इतना बड़ा डाइवर्सिटी था कि जो यहाँ का एम्परर लोग भी थे ना, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा, सच अ ह्यूज टेरिटोरियल एम्परर था, एम्पायर था। सो हम लोग बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। तो हमारे पास अब इतने सारे सोर्सेज कहाँ से आते हैं, कौन कौन से तरह के सोर्सेज, जिससे हमें पता चलता है कि इतना बड़ा टेरिटरी था, इतना बड़ा एम्पायर था। तो मेनली सारे सोर्सेज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। पहला होता है टेक्सचुअल सोर्सेज, जिसमें हमारे पूरे पुराने हिस्ट्री के जो टेक्स्ट लिखे हुए रहते थे या जो एग्रीमेंट्स होते थे, वो सब टेक्सचुअल चीज़ें लिखी हुई रहती थी, वो सब आती है हमारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में। दूसरे आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट, जिसमें इंस्क्रिप्शंस और पपायरीज लिखे रहते थे। अब ये पपायरीज क्या है? एक ऐसा प्लांट है ना दोस्तों, वो बैंक ऑफ नील, जो नील नदी है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी, उसके अलोंग पे एक छोटे से, मतलब समझ लो पौधे टाइप का रहता है, उसके जो पत्ते हैं ना उसमें लिखे जाते हैं। सो आप पूछोगे कि यार रोमन एम्पायर में फिर वो पत्ते कहाँ से मिले, तो मैंने आपको कहा ना कि अफ्रीका तक वो फैला हुआ था। सो अफ्रीका में नील नदी बहती है, तो वहीं से वो लोग लाते थे। तो एक्चुअली में ये बहुत बड़ा एम्पायर था, तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे। तो पैपेरी था, और इसको जो पढ़ते थे ना, उसको पैपेरियोलॉजिस्ट भी कहते थे। उसके बाद नीचे आता है तो एक और तरह था, वो था अदर रिमेन सोर्सेज, या फिर जो मटेरियल रिमेन्स था, जैसे एंशिएंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। ये सबसे भी पता चलता है कि एम्पायर कितना बड़ा था। तो देखिए दोस्तों, बात है उस टाइम की जिस टाइम 2 राइवल्स रहते थे। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे ना, तो 2 कट्टर दुश्मन रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इधर ले लो आग, इधर ले लो पानी, एक दूसरे के राइवलरीज है। उसी तरह उस टाइम पर 2 एम्पायर्स है जो आपस में बहुत ज़्यादा राइवलरीज का काम करते थे। वो तो पहला था ईरानियन और दूसरा था रोमन एम्पायर। ये दोनों दोस्तों कभी इनमें आपस में बनती भी नहीं थी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये दोनों सिर्फ एक छोटे से स्ट्रिप से बटे हुए थे। और वो कौन सा नदी का स्ट्रिप था? वो था यूफ्रेटस का। तो याद रखना, यूफ्रेटस, टिग्रिस और अभी राइन वगैरह, डोरेब वगैरह बहुत सारी नदियाँ आएंगी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सो इसके चलते ये दोनों का बाउंड्री बस बटा हुआ था। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये समझ लो एक तरह से दिल और सोल था। अब मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? तो अगर आप देख पा रहे होगे, मेरा हाथ जहाँ है अभी, तो ये वाला जो सी है ना, पूरा यही आपका मेडिटेरेनियन सी। इधर देखो तो ये नीचे अफ्रीका है, इधर देखो तो ये यूरोप है, और इधर जो है एशिया, और ये बीच में जो पूरा पानी का रीजन है ना, यही है मेडिटेरेनियन सी। इसमें पूरा का पूरा रोमन एम्पायर फैला हुआ था। और और ये बता दूं दोस्तों, इट इज़ अ ह्यूज सोर्सेज ऑफ कोल्स, नेचुरल गैसेज, और जितने भी बहुत सारे जो नए नए चीज़ें के भंडार रहते हैं ना, वो सब यहाँ पर रिच है। यानी कि यहाँ बहुत सारी चीज़ मिलती है, इसलिए मतलब समझ लो रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत सारे थे। इसलिए रोमन एम्पायर आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये वेल्दिएस्ट एम्पायर्स में आता था। अब इसके बाउंड्रीज कहाँ का आता है? अगर ज्योग्राफिकल टेक्सचुअल से देखो तो नॉर्थन साइड में ना, जो रोमन एम्पायर था, इसका बाउंड्री चलता था 2 रिवर से, जो कि था राइन और डोनेब से। साउथन में ये सहारा तक जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये स्कॉटलैंड तक फैल गया था। तो ये मतलब जब ये अपने पीक पर था, जब ये एम्पायर। वही बात करें ईरानियन एम्पायर की, तो पूरा अरब इसमें आता था, साथ ही ईरान तो आता था, और उस साइड में अफगानिस्तान पूरा जाता था, यानी कि इंडिया के साइड भी पूरा जाता था। ये था ईरानियन एम्पायर। अब देखो, अभी हम लोग ईरानियन एम्पायर की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे रोमन एम्पायर की। सो
we can divide Roman Empire into two parts. First is the early part and second is the late Roman part. So first is the early empire of Roman and second is the late Roman Empire. So early Roman Empire can be divided from the 1st century CE to the 3rd century CE, और उसके बाद का जो पीरियड था वो लेट रोमन एम्पायर में आता था। तो आप देखो दोस्तों, जो रोमन एम्पायर था ना वो कल्चरली, लैंग्वेजली, आप कुछ भी कहो, बहुत ही डाइवर्स था, क्योंकि इतना बड़ा जगह है तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रहेंगे ही ना। तो मतलब समझ लो डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत सारी थी, यानी कि ह्यूज डाइवर्सिटी था वहाँ पे। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के कारण, इतने सारे लैंग्वेज होने के कारण वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिंग का जो कार्य था, यानी कि मतलब जो एक तरह समझ लो वर्क था लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना, वो खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था। वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते थे, लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए वहाँ पर 2 लैंग्वेज को यूज़ में किया जाता था। वो फर्स्ट था लैटिन और दूसरा था ग्रीक। ये जो लैंग्वेज का है ना, ये मतलब समझ लो ऐसा है कि एक साइड में ज़्यादा बोला जा रहा है और दूसरे साइड में दूसरा लैंग्वेज ज़्यादा बोला जा रहा है। ये दोनों लैंग्वेज का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के बीच से निकलता था। एक साइड समझ लो इधर लैटिन बोला जा रहा है तो उधर ग्रीक बोला जा रहा है। तो ईस्ट में जो अपर क्लास के लोग रहते थे, वैसे ये दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल तो अपर क्लास के लोग ही कहते थे, लेकिन ईस्ट में समझ लो ज्यादातर लोग ग्रीक का इस्तेमाल करते थे मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में, और वेस्ट में लैटिन का। इसका बाउंड्रीज की बात करें दोस्तों, तो मेडिटेरियन के मिडिल में अफ्रीका को अगर देखो ना, अफ्रीका के प्रोविंसेस को, तो उस साइड जो था वो था ट्राइपोलिटेनिया में आपको यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज मिलता, और इधर पर जाओगे तो आपको मिलेगा सिरेंशिया में आपको ग्रीस लैंग्वेज ज्यादा देखने को मिलता। ये जो पूरा रीजन है ना, ये आप समझ लो अगस्टस के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा एम्पायर था, समझ लो। इसके बाद जितने भी उसके आगे के आए ना जो एम्पायर्स थे, वैसे तो अगस्टस का खुद का कोई चाइल्ड वहां पर नहीं था, ट्रिबुरिस था जो उसका अडॉप्टेड चाइल्ड था अगस्टस का। अब अगस्टस किसका चाइल्ड था? अगस्टस था जूलियस सीजर का। आपको तो पता होगा ना जूलियस सीजर कौन था। जूलियस सीजर बहुत फेमस नोवेल, एक तरह से समझ लो इंग्लिश में नोवेल है इसके बारे में पूरा। तो जूलियस सीजर का मतलब सन था अगस्टस, और जूलियस सीजर का सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड पर मतलब समझ लो पूरे एरिया पर कब्जा कर सके, और वही सपना लेकर उसका बेटा अगस्टस पूरा का पूरा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। 27 BC यहाँ पर 3 क्लास के लोग आपको मिलेंगे। पहला जो 3 मेन था जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव का काम संभालते थे पूरे एम्पायर को चलाने का, तो पहला जो था वो था सीनेट, दूसरा था एम्पायर और तीसरा था द आर्मी। अब सीनेट क्या था? देखो उस टाइम के जितने भी बड़े अपर क्लास या फिर नोबेलिटीज वाले लोग थे ना, जो अमीर लोग थे या लैंड लॉनर्स थे, वो एक रिपब्लिक बनाए हुए थे। जैसे आज के टाइम पर हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी तरह एक सीनेट में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, हमारे पार्लियामेंट में ना सभी टाइप्स के लोग आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो या कोई भी रेस से हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। लेकिन सीनेट में सिर्फ रिच लोग आते थे, सिर्फ जो लैंड ऑनर्स थे वही लोग आते थे, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। इसलिए अगस्टस चाहता था कि इसको हटा करके वो खुद एम्परर बन जाए, ताकि सबको इक्वली चांस मिल सके, इक्वली अच्छा से वो रूल कर सके, पूरे एम्पायर को चला सके। अब अदर की इंस्टीट्यूशन में हम लोग कहें तो जो आर्मी था, एक तो सेनेट को जान लिए, एम्परर तो वही था जो पूरा चलाता था। आर्मी जो था ना वो मेन था, क्योंकि वो पूरे टेरिटोरियल एक्सपेंस का रक्षा करता था। लेकिन ये बात याद रखना, कभी सीनेट और आर्मी में आज तक कभी नहीं बना, क्योंकि सीनेट जो था, वो सीनेट के जो लोग थे वो आराम पसंद लोग थे, लग्जूरियस लोग थे, उनको वायलेंस पसंद नहीं था। अब आप जानते ही हो आर्मी है और वायलेंस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसी के कारण सीनेट और आर्मीज वगैरह में उतनी बनती नहीं थी। लेकिन ये बात है, जो जिसका जितना अच्छी आर्मी हो रहेगी वो उसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहेगा, जीत वो ज़्यादा पाएगा। तो एम्परर चाहता था कि उसकी आर्मी अच्छे से अच्छी हो पाए। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये आता है ना कि सीनेट सबसे ऊपर क्लास के लोग थे, तो उनको रिस्पेक्टेड मैन का दर्जा दिया जाता था। तो उस टाइम के लोग अगस्टस को ना एज एम्परर नहीं, उसको प्रिंसिपेट कहते थे, यानी कि जो फर्स्ट लीडर या फर्स्ट सिटीजन, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन है, हम लोग सभी सिटीजन में से वो सबसे फर्स्ट है। उसी तरह वहां पर प्रिंसिपेट था जो सबसे पहला सिटीजन हुआ करता था। अब वहाँ पर मिलिट्री में ऐसा था ना कि कभी कभी लो वेजेस या लो सैलरी के कारण वहाँ पर इंटरनल अफेयर्स हो जाते थे आर्मी में। तो जब आर्मी का डिवीजन होता था ना, वो एक सिविल वॉर के जैसा मतलब सिविल वॉर के रूप में मतलब वो तब्दील हो जाता था, मतलब लोग आपस में लड़ने लगते थे।
लेकिन जो अगस्तस का जो एज था, अगस्तस पीरियड ऑफ एज था ना, वो सबसे अच्छा पीरियड था, जब 2 से वहां पर 1-2 सेंचुरी के लिए जब अगस्तस ने रूल किया ना, और ट्रिब्यूटरीज ने, तो समझ लीजिए कि टिबेरियस ने तो इतना अच्छा से रूल किया ना कि आगे कुछ करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मतलब बहुत डेवलप कर दिया था, बहुत वेल्दियस्ट बना दिया था। तो उसको पीस वाला समय भी कहा जाता है अगस्तस का। कुछ ही मेजर कैंपेन थे जो कि, जैसे कुछ ही मेजर कैंपेन थे या फिर कुछ ही मान के चलो ऐसे लड़ाइयाँ हुई जिसमें जो रोमन टेरिटरी था ना उसका एक्सपेंशन हुआ। लेकिन वो भी अगस्तस ने किया, वो आगे चल के त्रजान्स ने किया था। त्रजान्स आगे चल के वहाँ पर एम्परर का सीट पे बैठे थे, उन्होंने ही आगे चल के एक्सपेंशन किया था। आगे चल के एक ऐसा भी कहा जाता है ना कि त्रजान्स ने जब इतना एक्सपेंशन कर लिया तो उनका मन था कि इंडिया पर भी वो कब्जा कर ले, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं अलेक्जेंडर जैसा अगर मैं जवान होता तब मैं कर लेता, लेकिन अब मैं बुढ़ा गया हूँ। तो वो ऐसा कहते हैं, बुक में मेंशन है। आगे हम लोग बात करें तो 2nd सेंचुरी की अगर बात करें तो जो रोमन एम्पायर था ना, वो स्कॉटलैंड से अर्मेनिया, समझ रहे हो कहाँ, यूरोपियन का समझ लो बहुत बड़ा हिस्सा, यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंडर आ गया था, सहारा से लेकर के यूफ्रेटस तक। जैसा कि मैंने बताया ना आगे, स्कॉटलैंड से अर्मेनिया, बहुत सारे से कंट्री जैसे वेटिकन सिटी इटली, वेनेजुएला, और वेटिकन सिटी इटली, फ्रांस, जर्मनी, बोस्निया, तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ थे ना, कम से कम 15-16 ऐसे टेरिटरी थे या फिर जगह थे, ऐसे कंट्री थे जो आज के समय में एग्जिस्ट करते हैं, जो उस टाइम के पूरे एम्परर के अंदर आते हैं। 15 से 16 कंट्रीज। वहाँ पर जो शोर था ना, जो मेडिटेरेनियन शोर है, यानी कि इसके किनारे में, वहाँ पर कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर थे जिसका जैसे था कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक, ये 3 जो थे वो बहुत बड़े बड़े शहर थे उस टाइम के। अब जो लोकल अपर क्लासेस थे ना, वो कोलेबोरेट करते थे रोमन स्टेट के साथ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिंग में। अब देखो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव की तो भी जरूरत पड़ेगी ना, मतलब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग क्या कोई कुछ कर रहा है, क्या कोई कुछ कर रहा है, इससे पता नहीं चलेगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना भी एक बहुत बड़ा चीज़ था। तो जो अपर क्लास के लोग रहते थे ना, वो अपना प्रोविंसेस बना लिए थे। जैसे भारत में आज के समय आप देखोगे तो बहुत तरह स्टेट है, तो उसी तरह मान के चलो कि वो एम्पायर में भी छोटा छोटा स्टेट बना लिए थे, और जो एम्परर था और जो अपर क्लास के लोग थे ना, वो मिल करके अपना अलग अलग प्रोविंसेस में राज करते थे, यानी कि वहाँ के वो हेड थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज़ आता है, एक न्यू वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था। अब मैं आपको बताया था शुरू में कि वो बहुत सारा ऐसा काम किए थे जो आज के समय से मेल खाता है। जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि पावर को फेडरलाइज किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है, उसी तरह वहां पर क्या किया गया था ना कि कुछ पावर प्रोविंसेस के हेड के पास दे दी गई थी, यानी कि अब तुम चलाओ, ये स्टेट के मालिक तुम हो। तो बहुत सारा सेनेटोरियल क्लास के लोग भी, मतलब एम्पायर को, जैसे सेनेटोरियल क्लास के लोग तो चाहते थे कि एम्पायर बैक हो जाए ताकि उनको पूरा पावर मिल सके, लेकिन जो नोबल क्लास के लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे ना, वो लोग अच्छे से अपना काम कर रहे थे, वो लोग प्रोविंसेस को अपना चला रहे थे, वो लोग सभी कुछ अपना अच्छा से कर रहे थे। एक मिनट, अब देखिए दोस्तों, बात करते आगे की। इतना सारा अच्छे से सिस्टम चलाया जा रहा है, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, कहीं जगह पर अप्स, कहीं जगह पर डाउन, कोई, अब जैसे देखो जब प्रोविंसेस को बांटा गया ना, तो कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि ये जो सिस्टम था ना, ये मान के चलो एक रेस जैसा हो गया था। अगर कहीं कोई विलेज रह गया ना, तो उसको सिटी बनाने की बहुत जल्दी थी, यानी कि वहाँ के जो हेड थे वो चाहते थे कि इसको जितना जल्दी से हो सके इसको सिटी बनाओ। क्योंकि क्या होता था ना, जैसे मान के चलो कभी डिजास्टर आ गया या फिर कभी फूड शॉर्टेज हो गया, फेमिनिस हो गया, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड था ना, वो पहले सिटी को जाता था, उसके बाद विलेज और कंट्री साइड को जाता था। तो लोग उस टाइम पर मतलब
ऐसा करने लगे कि अपने एरिया को वो सिटी में तब्दील करने लगे, एक यानी कि एक मेजर पार्ट बनाने लगे। इसी के साथ साथ एम्पायर के लोग, वहाँ के प्रोविंशियल लोग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब वेल्दियर होते गए, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आते गया। इवन उस टाइम पर सिल्वर्स के यूज़ किया जाता था एज अ ट्रेडिंग या फिर कॉइन्स के कारण। लेकिन देखो, जो चीज़ अगर आपके पास आ गई है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकती। जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो था पीक स्टेज ऑफ रोमन एम्पायर। इसके बाद बहुत सारे यानी कि बहुत सारे अप डाउन हुए हैं, जैसे द 3rd सेंचुरी क्राइसिस, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हुआ, और जनरल लिटरेसी कैसे था। तो द 3rd सेंचुरी क्राइसिस में ना आप देखोगे तो टेरिटरीज में एक तरह से, मतलब मैंने आपको शुरू बताया, जब ईरानियंस लोग जो थे ना, वो राइवल्स थे। एक तरफ से वो अटैक कर रहे थे, जर्मनी तरफ से बार्बरन्स अटैक्स कर रहे थे, इधर से और लोग अटैक कर रहे थे। तीनों साइड से ना लोग घिर गए थे, मतलब एम्परर जो रोमन एम्पायर था वो घिर चुका था। और ये नौबत आ गई थी ना कि कहीं कहीं पर तो पीछे हटना पड़ा अपना एम्पायर छोड़ के, यानी कि उसको हटा लेना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था, मिलिट्री को भी भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ा, आप देखोगे। और जो बार्बियंस थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मारते थे रोमन्स लोगों को। तो ये था, बार्बियंस जो थे बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। डनॉब जो मैंने बोला ना कि इसका स्ट्रेच था, उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे हटना पड़ा था रोमन्स लोगों को, ताकि वो खुद को कम से कम इवन सर्वाइव भी तो कर पाए, क्योंकि उनके पास टेरिटरी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कंट्रोल करने का उस टाइम ये चाहिए भी था ना। इवन उनकी जो आर्मी थी ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द उस टाइम की थी, यानी कि 6 लाख, मतलब समझ लो 6 लाख पर्सन उस टाइम पर सिर्फ आर्मी में थे। समझ रहे कितने बड़े। आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज है जिनके पास इतनी आर्मी नहीं, उस टाइम पर वहाँ थी, लेकिन उतनी भी कम पड़ जा रही थी, क्योंकि टेरिटरी इतना बड़ा था कि वहाँ पर भेजने में टाइम लग जा रहा था और भी समय। तो आगे चलते हम लोग तो बात करते हैं जनरल लिटरेसी के बारे में। तो देखो, यहाँ के जो पब्लिक थी, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लोग जो थे ना, वो बहुत ही डाइवर्स कल्चर के थे, यानी कि लोग और यहाँ का रहने का तरीका, फैमिलीज, वो बहुत डिफ़र करती थी, जगह से जगह डिफ़र करती थी। लेकिन जो मेनली था ना सिटीज़ के बीच में, जैसे आप देखोगे तो ऐसा सिस्टम बनाया गया था ना कि जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर था, कि इटली वाले प्रोविंस को छोड़ करके सारे प्रोविंसेस को टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि इटली में अपर क्लास के लोग रहते थे। आज देखो तो इटली की कैपिटल है रोम। सो वहाँ पर समझ लो अलग कंडीशन ऑफ लिविंग था, बाकी जगह पर अलग कंडीशन ऑफ लिविंग था। लेकिन जो ये था ना कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली को अडॉप्ट किया जाता था, यानी कि आपको बहुत ही रेयर उस टाइम पर देखने को मिलेगा कि एक ही घर के अंदर 2 भाई है और उनके पेरेंट्स हैं। जनरली सबको अलग अलग हो जाते थे और सबको एक दूसरे को छोड़ के चले जाते थे। ये था न्यूक्लियर फैमिली का, यानी कि बहुत ही छोटा फैमिली था। और उस टाइम पर वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे राइट्स भी मिलते थे। इवन आज के टाइम पर कोई कोई कंट्री में वुमेन्स को यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार नहीं है। और उस टाइम पर ऐसा सिस्टम था ना दोस्तों, मैं आपको शुरू में बताया था कि बहुत मॉडर्न थे वो लोग। कैसे, देखो उस टाइम पर शादी कैसे होती थी, जैसे अगर कोई औरत है, जैसे आज हम लोग दहेज देते हैं, जैसे डॉरी का सिस्टम बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, बहुत जगह से चलते आ रहा है। मैंने आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बताया था कि लोग वहाँ पर गिफ्ट देते थे। लेकिन इसमें क्या था ना, जैसे अगर शादी कराया किसने, अपने बेटी को शादी कराया और वो चली गई अपने, मतलब जो हस्बैंड है उसके घर चली गई, हस्बैंड को गिफ्ट दिया जाता था या फिर कुछ भी दिया जाता था, एज अ आप कह लो, समझ लो, या फिर कुछ भी कर लो, डॉरी के रूप में। लेकिन वो तो गिफ्ट अलग बात है, जो प्रॉपर्टी रहती थी ना, जो फादर के पास रहती थी, बेटी के फादर के पास, वो चली जाती थी बेटी के पास। अगर जैसे बाय चांस अगर वो फादर का डेथ हो गया तो उसका सारा प्रॉपर्टी चल जाएगा बेटी के पास। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आज के टाइम पर ऐसा होना तो जो हस्बैंड है वो हक जमाने लग जाएगा, यानी कि कुछ केस में कुछ कोई होंगे वो हक जमाने लग जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर एक ऐसा लॉ था कि वो उसी का है और उसी का है, ये नहीं कि वो हस्बैंड का है। वो ऐसे शादी हो गए तो वो उस तरह का सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ उसी का और उसी का अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो दोनों का है, वो सिर्फ उसी का है, क्योंकि उसके फादर
उसके थे और वो उसके नाम पर करके गए। तो ऐसा सिस्टम था उस टाइम पर। डिवोर्स भी लेना ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड डिवोर्स दे सकता था, उस टाइम पर वाइफ भी डिवोर्स दे सकती थी। तो उस टाइम पर ये था। और लिटरेसी का जो रेट है ना वो बहुत जगह वेराइट करता है। यानी कि अगर आप कहीं कहीं देखोगे ना तो जैसे पोम्पेली एक जगह था, वहाँ पर केव्स में बहुत सारे ऐसे आप समझ लो पेंटिंग्स वगैरह या इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हैं, वहाँ पर बहुत सारे पैरेलिस पाए गए हैं। तो ऐसे करके ना लिटरेसी वहाँ पर वेराइट करती थी। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी वेराई करती थी। अब देखोगे तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया यार, कहीं पर ग्रीस बोली जाती थी, कहीं पर लैटिन बोली जाती थी, इस तरह कहीं पर अरेमिक बोले जाते थे, कहीं पर आर्मेनियन बोले जाते थे। तो इसी तरह कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक तो लिटरेसी का, जेंडर का, और आप देखोगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी का, तो बहुत सारा वहाँ पर एक इथनिक कॉम्पोजिशन था। आप देखने को मिलेगा वो बहुत सारी टेरिटरी में लोग साथ मिलकर रहते थे। अब जैसे बहुत जो मेन लैंग्वेज वहाँ पर जो बोली जाती थी ना, जैसे जो अरेमिक है वो पूरे नियर ईस्ट में डोमिनेट करती थी अगर आप देखोगे लोकली। तो उसी तरह आप देखोगे तो कॉप्टिक इजिप्ट में बोली जाती थी बहुत सारी, और जैसे सेल्टिक है वो स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। तो इस तरह करके लोग अलग अलग लैंग्वेज को बोले जाते थे, और ये सब तो लिखे भी जाते थे। कुछ ऐसे लैंग्वेज बोली जाती थी ना जो सिर्फ बोली जा सकती थी, लिखी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ था। जैसे आर्मेनियन उस टाइम पर सिर्फ ऐसा ओरल लैंग्वेज था। अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के पर, तो वहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जहाँ पर भी ट्रेड हो और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ट्रेड हो ना, तो आप समझ लो वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वेल था। तो रोमन एम्पायर में भी इकोनॉमिक सिस्टम था ना वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर लोग वाइन का, वीट का ट्रेडिंग करते थे, लोग यहाँ पर परफ्यूम्स का ट्रेडिंग करते थे, बहुत सारा आपस में ट्रेडिंग करते थे। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़, जैसे कंट्रोलिंग ऑफ लेबर, सोशल हायरार्कीज, और लास्ट में कि रोमन एम्पायर ख़त्म कैसे हुआ। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा जब टेरिटरी है तो इसको समझने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और उतना टाइम में अगर मैं आपको करूँ तो आपको ये बोर लगेगा। तो मैं पार्ट बाय पार्ट इसको बना दूँगा। सो थैंक यू।